सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए वही टॉपिक जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, क्लॉज लेकर के आया हूँ। क्लॉज का पार्ट 4 लेकर के आया हूँ। और लास्ट मेरे लेक्चर में मैंने कहा था कि स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, अगला हमारा जो वीडियो आएगा, तो वो वीडियो आ चुका है जो सरप्राइज से भरा हुआ वीडियो है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वालों को भी ये सरप्राइज मिले तो आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो लास्ट टाइम आपके साथ ये वीडियो देख रहे थे। हो सकता है अभी वो उपस्थित ना हो और आपकी मर्जी हो कि बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा हो कि आपके यार दोस्त भी उस सरप्राइज़ को एंजॉय करें, तो फ़ोन करके भी बुला सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो गाइज़ एक सरप्राइज़ लाने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी सी उत्पात सूझी और मैं 2 सरप्राइज़ ले आया। अब एक तो सरप्राइज़ है पक्का, अब दूसरा वाला जो है वो सरप्राइज है या शौक है, वो तो मैं बाद में जब कमेंट बॉक्स में कमेंट देखूंगा तब मुझे पता चलेगा कि आपने उसको सरप्राइज की तरह लिया है या शौक की तरह लिया है, उससे आपको खुशी मिली है या सदमा लगा है। तो उससे पहले एक बात का मुझे सही सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो पार्ट नंबर 3 था हमारा, वो किस किस को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एक स्टूडेंट का तो मैंने पढ़ लिया था, है ना, लेकिन बाकी स्टूडेंट मुझे बताइए पार्ट 3 जो है वो किस किस को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। जिनको समझ में आ गया था उनके लिए आज का सरप्राइज ही रहेगा, और जिनको समझ में नहीं आया था उनके लिए आज का सरप्राइज जो है वो शौक की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि हमारे इस सरप्राइज के तार जुड़े हुए हैं हमारे पिछले लेक्चर से। लास्ट वाला लेक्चर जो है उससे रिलेट करेगा हमारा सरप्राइज। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या मिलने वाला है। टन टन। तो यहाँ पर हमारे सारे आंसर्स हैं। लास्ट आपने जो भी एक्सरसाइज की है, जो एक एक्सरसाइज दी थी जिसके अंदर आपको केवल रिकॉग्नाइज करना था, केवल पहचानना था कि कौन सा सब क्लॉज है और कौन सा मेन क्लॉज है, तो उसकी आंसर की ये रही। फर्स्ट क्वेश्चन में इफ स्टूडेंट्स वर्क हार्ड हमारा सब क्लॉज है, क्योंकि एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और उस एक्शन का परिणाम क्या निकला, द रिजल्ट विल बी द बेस्ट। तो ये हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा मेन क्लॉज है और जो एक्शन है वो हमारा सब क्लॉज है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं आई एम लर्निंग लेसन्स हमारा मेन क्लॉज है, वाइल दे आर मेकिंग अ नॉइस हमारा सब क्लॉज है, एज सून एज शी अराइव द एयरपोर्ट हमारा सब क्लॉज है, और द फ्लाइट टुक ऑफ हमारा मेन क्लॉज है, द जज गेव द वर्डिक्ट हमारा रिजल्ट होने के कारण मेन क्लॉज है यहाँ पे, और आफ्टर ही हैड हर्ड द केस हमारा एक्शन है इसलिए हमारा सब क्लॉज है। द फ्लावर्स बूम हमारा मेन क्लॉज है जो रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, व्हेन स्प्रिंग कम्स हमारा सब क्लॉज है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्शन जहां पर होता है वहां सब क्लॉज हो जाता है, रिजल्ट जहां पर हमें देखने को मिलता है वहां पर हमारा मेन क्लॉज हो जाता है। तो मैंने कहा था कि एक लाइन जिसने ठीक से पढ़ी होगी सब क्लॉज के अंदर और मेन क्लॉज की डेफिनेशन में कि सब क्लॉज किसे कहते हैं, मेन क्लॉज किसे कहते हैं, वो बहुत आसानी से इन 5 क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। जिन्होंने वो देख करके आंसर दिया होगा बहुत ईजिली आंसर लिख पाए होंगे, और बाकी के लिए ऑल द बेस्ट। अब अगले सरप्राइज की ओर या शौक की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला शौक है, अगला सरप्राइज जो भी आप बताना, मुझे नहीं पता कि भाई ये शौक है कि सरप्राइज है। तो आप लोगों के लिए मैं लास्ट लेक्चर पे डिपेंडेंट कुछ एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ। एक्सरसाइज नहीं लेकर के आया हूँ, कुछ एक्सरसाइजेज लेकर के आया हूँ, कुछ एक्सरसाइजेज लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो वहां पर आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा हर एक्सरसाइज में। कंबाइन द सेंटेंस एज शोन इन द एग्जाम्पल, यूज WH नाउन क्लॉज। WH नाउन क्लॉज हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था, उसका इस्तेमाल करते हुए हमें 2 वाक्यों को जोड़ना है। इट इज राइट व्हाट शी टोल्ड, यह सही है जो उसने कहा। व्हाट शी टोल्ड इज राइट, जो उसने कहा वो सही है, ठीक है। इस तरीके से हमें बाकी के इन 5 वाक्यों को जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। यहां पर हमें दैट नाउन क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए वो भी सब्जेक्ट के तौर पर इन्हें जोड़ना है। यू वर्क नीटली इट इज माई नॉलेज, दैट यू वर्क नीटली इज इन माई नॉलेज। इस तरीके से इस एग्जाम्पल को बेस बना करके आगे के 5 जो एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमें WH वर्ड्स का या WH नाउन का इस्तेमाल करते हुए क्लॉज का या इंटरोगेटिव नाउन क्लॉज का एक ऑब्जेक्ट की तरह हमें इस्तेमाल करते हुए इन सेंटेंसेस को जोड़ना है।
एग्जाम्पल आपके सामने है, साथ ही साथ 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसलिए मैं साइड में खड़ा होकर बात कर रहा हूं ताकि आपको आंसर्स दिखें, सॉरी क्वेश्चंस दिखें और आप उसे ठीक से आप लोग कर पाए। एक्सरसाइज नंबर 5, कंबाइन द सेंटेंस एज शोन इन द एग्जाम्पल दैट नाउन जो है क्लॉज का इस्तेमाल करना है हमें एक ऑब्जेक्ट के तौर पर। एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, साथ ही साथ आप लोगों को 5 क्वेश्चन भी यहां पे मिलेंगे। नेक्स्ट है हमें कंबाइन द सेंटेंस एज शोन इन द एग्जाम्पल फॉर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था। जब जब नया टॉपिक आ रहा था 1 2 3 4 5 करके सबके बारे में बताता चल रहा था। चलिए एग्जाम्पल आपके सामने है, साथ ही साथ 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम्पल फॉर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल पिछले वाले में डालना है, इस वाले में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल डालना है। एग्जाम्पल आपके सामने है, 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। तो कैसा लगा, सरप्राइज या शॉक? बताना जरूर, लेकिन ध्यान रखना गाइस, 5 टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। 5 टॉपिक मैं चाह रहा था कि एक बार आप ठीक से पढ़ लो, और ठीक से पढ़ने के बाद एक बार बस रिकॉग्नाइज करना सीख जाओ, केवल पहचानना सीख जाओ। अगर वहां तक पहुंच गए तो फिर लास्ट लेक्चर वाला जो डेटा है, जो रूल है, उसे अप्लाई करने में बहुत आसानी होगी, उसे अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक स्टूडेंट ये तय नहीं कर पा रहा है कि कौन सा सब क्लॉज है, तब तक कौन सा मेन क्लॉज है, तब तक वो कहीं पर भी नाउन क्लॉज को कैसे यूज करेगा, WH के हिसाब से, दैट के हिसाब से, कॉम्प्लीमेंट्स के हिसाब से, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसलिए लास्ट लेक्चर में पहले तो मन था कि ज्यादा नंबर ऑफ एक्सरसाइज है, आधी इधर दे देता हूँ आधी उधर दे देता हूँ, लेकिन मुझे लगा आधी भी दूंगा तो वो एक बर्डन जैसा लगेगा। लेकिन लास्ट एक्सरसाइज जिन स्टूडेंट्स ने सॉल्व की होगी उनका कॉन्फिडेंस अब इतना बूस्ट हो चुका है कि वो आसानी से इन्हें कर पाएंगे। जैसे जैसे लास्ट लेक्चर का आप लोग एक एक पार्ट देखते चलेंगे, वैसे ही उसी सीरीज से एक एक जो आपकी एक्सरसाइज है उसे भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक जो है उसे स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज यानी विशेषण उपवाक्य हमारा क्लॉज है, या फिर इसे रिलेटिव क्लॉज यानी संबंधवाचक उपवाक्य भी कहा जाता है। ध्यान रखना, रिलेटिव क्लॉज के अंदर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? वैसे ही बिल्कुल वो ही WH वर्ड का इस्तेमाल जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, उससे बहुत मिलता जुलता लेक्चर है। आज का लेक्चर बहुत नया, बहुत अलग लेक्चर नहीं है। जो लास्ट लेक्चर था उससे काफी हद तक मिलता जुलता है। तो हमने देखा था कि 3 तरह के क्लॉजेज हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला नाउन क्लॉज पढ़ना है, सेकंड नंबर पे हमें पढ़ना था एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरे नंबर पे एडवर्बियल क्लॉज हमें पढ़ना था। तो आज हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर वाला जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर, जिसका नाम है एडजेक्टिव क्लॉज, विशेषण उपवाक्य, उसकी हम बात करेंगे। तो संबंधवाचक उपवाक्य या रिलेटिव उपवाक्य क्या होते हैं? तो संबंधवाचक उपवाक्य या रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जितने भी WH वर्ड्स हैं और साथ में दैट, WH वर्ड्स और साथ में दैट जो है वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी कि हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये सारे के सारे रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ इत्यादि से आरंभ होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से आरंभ होने वाले क्लॉजेस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज तथा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो गाइस इन सारी बातों से हमारा बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, हमारा मतलब सिर्फ लास्ट के 2 वर्ड से है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कैसे काम करते हैं, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कैसे काम करते हैं और होते क्या है। परिभाषा में केवल क्या होते हैं मोटे मोटे तौर पर उसका पता रखना है। उसके अलावा काम कैसे करते हैं, मेन हम लोग उनके फंक्शन पर बात करेंगे, बाकी डेफिनेशंस पे ज्यादा बात करेंगे नहीं, क्योंकि डेफिनेशंस क्या है, बहुत ज्यादा काम नहीं आती। और जब प्रयोग करना आ जाता है तो डेफिनेशन तो ऐसी हो जाती है, बोले डेफिनेशन याद क्या करनी है, हम खुद ही बना लेंगे। वाक्य में जो कर रहा है उसको शब्दों में लिखना है तो बन गई डेफिनेशन। तो इसलिए मैं तो खुद डेफिनेशन ज्यादा याद नहीं करता, मैं तो वाक्य में क्या करेगा, वास्तविकता में क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में और उसका आंसर कैसे लिखना है ये बताओ। किसे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। संबंधवाचक उपवाक्य जो है रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, उसका आपको डिटेल मिल चुकी है। रिलेटिव एडवर्ब आदि से आरंभ होते हैं जो कि आपको नीचे मिल रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ होने वाले जो क्लॉज होंगे, जो उपवाक्य होंगे, वो 2 प्रकार के होंगे, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब बात कर रहे हैं कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं या लिमिट करते हैं द प्रीसीडिंग नाउन को। प्रीसीडिंग नाउन यानी कि
पूर्व में जो भी नाउन आई है उसे या तो डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं या सीमित करते हैं। इट इंप्लाइज दैट देयर आर अदर्स ऑफ द सेम क्लास ऑल्सो बट वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्कस्ड वन। इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे समान वर्ग की और भी चीजें हैं, एक ही वर्ग की और भी चीजें हैं, लेकिन हमें केवल सूचना उतने की मिली है जितने का हमें पता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसमें और उसमें केवल एक ही एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल क्या है, ये मेरा एक हॉल है, इस हॉल में 50 स्टूडेंट हैं और मैंने कहा कि भाई 50 में से 30 स्टूडेंट को मिठाई बांट दी, और एक तरफ कहा कि 50 में से 50 स्टूडेंट को मिठाई बांट दी। एक तरफ क्या कहा, 50 में से 30 स्टूडेंट को मिठाई बांटी है, तो यानी कि 50 स्टूडेंट यानी कि सब समान वर्ग के हैं, लेकिन समान वर्ग में से मिठाई कितनों में बटी है, तो केवल 30 में बटी है। मुझे इसकी जानकारी है कि 30 बच्चों में मिठाई बट गई। कितने में बची, 30 में मिठाई बट गई। तो अगर 30 में मिठाई बट रही है तो मैं कह दूंगा कि भैया ये मेरा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। कैसा है ये मेरा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। और अगर मैं कहता हूं कि 50 है और सभी में बट गई, तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। 50 में से 30 को, यानी कि यहां पे क्या है, समान वर्ग के अन्य भी हैं, लेकिन सूचना हमें केवल परिचर्चित संज्ञा की ही मिलती है। समान वर्ग के 50 विद्यार्थी, हमारे सामने चर्चा हुई 30 की, मतलब 30 से और आगे भी हैं, लेकिन कितने हैं, कौन है, क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जानकारी केवल 30 की है, तो हमने कह दिया भैया ये मेरा डिफाइनिंग है। ठीक है, लेकिन 50 में से मैंने कहा कि सभी को मिठाई मिल गई, तो नॉन डिफाइनिंग है, मैं किसी को डिफाइन कर ही नहीं रहा। एक हॉल में 50 थे, मैंने कहा सबको मिल गई, बात खत्म। अब चाहे 45 को मिली हो, चाहे 40 को मिली हो, मैंने तो कह दिया सबको मिल गई। मेरी तरफ से कोई बचा नहीं है, मेरे लिए तो सभी का मतलब सभी है। जैसे हम कहते हैं ना कि सभी ने पार्टी में बहुत एंजॉय किया या शादी में सभी ने बहुत एंजॉय किया, तो सभी ने का क्या मतलब होता है, फूफा जी तो वहां मुंह सुजा के बैठे हुए थे, तो फूफा जी को कौन गिन रहा है, छोड़ो फूफा जी को, हमने कह दिया सभी ने एंजॉय किया, एवरीवन एंजॉयड वेल। एवरीवन में सारे आ गए। अब मैं डिफाइन ही नहीं कर रहा कि कितनों की मुझे जानकारी है, कितनों की मुझे जानकारी नहीं है, कितने थे मुझे तो उसकी भी जानकारी नहीं है। हो सकता है 50 के 65 हो, 55 हो, 70 हो, मुझे तो वो भी नहीं पता। मैं तो कह रहा हूँ भैया हॉल में जितने थे सभी को मिठाई मिल गई। अब किसी को मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। हम लोग जितने भी, पूरा एक समूह होता है, जितना भी जो भी नाउन हमारे सामने आ रहा है उसे हम लोग नॉन डिफाइनिंगली ऑल में या सभी में मान लेते हैं, तब तो हमारा क्लॉज कैसा हो जाता है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो जाता है। लेकिन कितने हैं उनमें से जितनों की बात हो रही है, कितने हैं उनमें से जितनों की बात हो रही है, और जितनों की बात हो रही है उसी को बताया जा रहा है या उसी को दर्शाया जा रहा है, तो वहां पर मेरा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बनेगा। बोलो हाँ कि ना, बात समझ में आई? शादी वाला एग्जांपल तो समझ में आई गई होगी। चलिए, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संबंधवाचक उपवाक्य अपने से पूर्व आए नाउन को परिभाषित या सीमित करता है। इसमें निहित होता है कि समान वर्ग के अन्य भी हैं, लेकिन हमें सूचना केवल परिचर्चित संज्ञा की ही, जो बताई गई है संज्ञा उसी की मिली है, अन्य की नहीं मिली। नेक्स्ट आता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज मेयरली एड्स समथिंग टू द प्रीसीडिंग नाउन बाय गिविंग सम मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो पूर्व में जो संज्ञा आई है उसके बारे में हमें और जानकारी देता है अबाउट इट। इट इज रिटन विद कॉमास, और इसे हमेशा एक कॉमा के साथ लिखा जाता है। यानी कि ये जो नाउन आता है, इस नाउन के बाद हमें क्या लगाना होता है, कॉमा लगाना होता है। इट इंप्लाइज दैट ऑल आर देयर एंड ऑल आर इंटरेस्टेड इन एक्शन। इससे हमें ये पता चलता है कि सभी लोग वहां थे और जो कुछ हुआ उसमें सभी की रुचि थी। तो यहां पर सभी में से कुछ को अलग नहीं किया गया। यहां सभी मतलब सभी, 50 है तो भी सभी, 55 है तो भी सभी, 65 है तो भी सभी, 70 है तो भी सभी। और ऐसा बताने के लिए जो नाउन है, नाउन के बाद में कॉमा लगाना जरूरी है। अगर कॉमा लगा तो हम नॉन डिफाइनिंग में बात कर रहे हैं, कॉमा नहीं लगा तो हम डिफाइनिंग में बात कर रहे हैं। कॉमा लगा नॉन डिफाइनिंग, कॉमा नहीं लगा डिफाइनिंग। अच्छा साहब, डिफाइनिंग क्या है, नॉन डिफाइनिंग क्या है? फिर से 50 में से 30 डिफाइनिंग है साहब, 50 में से 50 के 55 हो गए, चल ठीक है, 55 में से 55, अरे सर 60 हो गए क्लास में, अरे 60 ले ले भाई, अरे सर 100 हो गए सर, अब तो हाँ तो ठीक है 100 ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सभी जितने भी हैं क्लास में, जितने भी हैं हॉल में, जितने भी हैं समूह में, जितने भी हैं ग्रुप में, सभी। तो अगर इस वाले मैटर में चल रहे हो, इस वाले मैटर में चल रहे हो, तो सभी से सभी का मतलब निकल जाएगा और नाउन के बाद में कॉमा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाउन के बाद में कॉमा आना चाहिए। लेकिन इस वाले मैटर में चल रहे हो तो नाउन के बाद कॉमा नहीं आएगा, नाउन के बाद कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना। तो एक कॉमा की कीमत, चलो छोड़ो आगे देखिए। तो नॉन डिफाइनिंग संबंधवाचक उपवाक्य अपने पूर्व आए नाउन के बारे में कुछ और सूचना देता है, इसके साथ कॉमा लगाया जाता है। इसमें यह निहित होता है कि सभी वहां हैं और सभी कार्य में रुचि रखते हैं, मतलब सभी जितने भी वहां हैं सभी। अब चाहे वो सभी की संख्या निश्चित है तो भी सभी, अनिश्चित है तो भी सभी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आज का पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। अगर इसमें डाउट है तो थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 5 मिनट का लेक्चर हुआ है। 5 मिनट के लेक्चर में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भैया क्या बात यहाँ पर कही गई है, किस तरह की चर्चा यहाँ पर की गई है। दोनों प्रकार के क्लासेस की तुलनात्मक उदाहरण, दोनों प्रकार की अगर क्लासेस है तो उनका तुलनात्मक रूप से यानी कि एक दूसरे से कंपेयर करते हुए हम उदाहरण देखेंगे। देखो भाई, द बॉयज, वे लड़के, हु अटेंडेड द फंक्शन, जिन्होंने फंक्शन अटेंड किया था, वर गिवन स्वीट्स, उन्हें मिठाइयां दी गई। खत्म। अब यहां पर बात यह है कि द बॉयज है लेकिन उसके बाद में मेरा कॉमा नहीं आया, और हु जो है वो किसको बता रहा है? द बॉयज को बता रहा है। इसको याद रखना, ये पूरे लेक्चर में चलेगा। हु जो है वो किसको दर्शा रहा है? एंटेसिडेंट। बात हुई थी ना पहले, पूर्ववर्ती शब्द, पूर्ववर्ती संज्ञा, एंटेसिडेंट। अभी कुछ टाइम पहले भी तो पूछा था एंटेसिडेंट क्या होता है, फिर कहा था कि भाई जिनको नहीं पता होगा उनको ठेठ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो लेक्चर है वहां तक दौड़ लगा के आनी पड़ेगी। वही है एंटेसिडेंट, वापस उसी की बात कर रहा हूं। तो हु यानी WH वर्ड जो आ रहा है वो किसको बता रहा है? अपने से पूर्ववर्ती संज्ञा को बता रहा है। द बॉयज, वे लड़के जिन्होंने अटेंडेड द फंक्शन, फंक्शन अटेंड किया था, वर गिवन सम स्वीट्स। अब सीधी सी बात है, द बॉयज वर गिवन स्वीट्स। मूल वाक्य तो मेरा ये है, लेकिन हु अटेंडेड द फंक्शन जो है ये क्या कर रहा है? ये इनकी विशेषता बता रहा है कि भाई कौन से लड़कों की बात हो रही है। अरे केवल उन लड़कों की बात कर रहा हूं भाई जिन्होंने फंक्शन अटेंड किया था। मेरी एक क्लास के अंदर 1000 स्टूडेंट हैं, मैंने कहीं पार्टी दी, पार्टी के अंदर 700 स्टूडेंट आए, तो मुझे बताओ 1000 स्टूडेंट्स में से 700 स्टूडेंट्स को अलग कर रहा हूं उनकी विशेषता बता के। क्या विशेषता बता के? कि 700 वो हैं जो पार्टी में आए थे। इस हिसाब से ये 1000 विद्यार्थियों में से ये 700 विद्यार्थी अलग हैं। इन 700 विद्यार्थियों का विशेषण क्या है? जिन्होंने पार्टी अटेंड की थी, जिन्होंने फंक्शन अटेंड किया था। बात समझ में? इसलिए यहां पर विशेषण की तरह कार्य कर रहा है। द बॉयज कॉमा हु अटेंडेड द फंक्शन, फिर से ये विशेषण बन जाएगा। वर गिवन स्वीट्स, उन्हें मिठाइयां दी गई। केवल और केवल ये मुद्दा है कॉमा का। अब अगर कॉमा आया तो मैंने कह दिया भैया ये नॉन डिफाइन क्लॉज है, और अगर यहां पर कॉमा नहीं आया तो मैंने कहा ये डिफाइन क्लॉज है। ठीक है, तो डिफाइन और नॉन डिफाइन क्लॉज को इस तरीके से समझा जा सकता है। और क्योंकि हम लोग विशेषण में चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग किस में चल रहे हैं? विशेषण उपवाक्य में चल रहे हैं या रिलेटिव क्लॉजेस में चल रहे हैं, तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या विशेषण को दर्शाने के लिए इस तरह के उपवाक्यों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम वाक्य में निहित है कि केवल उन बच्चों को मिठाई दी गई जिन्होंने कार्यक्रम में भाग लिए, जबकि अन्य बालक भी थे जिन्होंने कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। अतः इस उपवाक्य में नाउन द बॉयज को सीमित कर दिया गया है। दूसरे वाक्य में निहित है कि सभी बालक कार्यक्रम में उपस्थित थे और सभी ने मिठाई प्राप्त की, यानी कि जितने आए थे मिठाई सभी को मिली, किसी को भी नहीं छोड़ा कि भाई इसको तो मिठाई नहीं देंगे, है इसको तो मिठाई नहीं देंगे, सबको मिठाई मिलेगी। जिसने अब मुझे नहीं पता आप कैसे स्कूल में पढ़ते हो या कैसे स्कूल में पढ़े हो। हमारी स्कूल में तो हमारे PTI जी मिठाई बांटते थे। जो भी प्रार्थना में लेट आता था या प्रार्थना के समय में क्लास में बैठा रहता था, तो हमारे PTI सर थे, वो बुलाते थे कि आओ आज मिठाई बांटेंगे स्कूल में। और फिर उनके एक छोटे से कमरे में ले जा कर के हाथ में एक इतना बड़ा बढ़िया केन टाइप का एक डंडा रखते थे, फिर मिठाइयाँ बंटती थी और बच्चे बहुत खुशी के मारे चीखते चिल्लाते हुए मिठाई खाते थे वहाँ पे। तो वो बहुत ही प्रसन्नता को दर्शाते थे, बहुत ही खुशी को दर्शाते थे। आह
आज मिठाई कोनी पे लग गई सर, आज मिठाई घुटने पे लग गई, आज तो मिठाई सर पे लगी है सर। मुंह से नहीं मिलती थी मिठाई खाने को, बाकी सब जगह शरीर के अलग अलग हिस्सों से हम लोग मिठाई खाते थे। तो जैसा ये मेरे को तो इसको पढ़ के पता नहीं कि वही समय याद आया। सभी बालक कार्यक्रम में उपस्थित थे, सभी ने मिठाई प्राप्त की, जितने थे जो जो प्रार्थना के समय में अपनी अपनी क्लास में बैठे हुए थे, उन सभी बच्चों को, किसी को नहीं छोड़ा, सबको मिठाई बांटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पहले वाक्य में ये था कि 50 बच्चे आए, 50 बच्चों में से केवल 30 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने किसी कार्यक्रम में भाग लिया, उन 30 बच्चों को मिठाई दी, बाकी 20 बच्चों को मिठाई नहीं दी। और एक तरफ ये हुआ कि 50 बच्चे आए थे, 50 में से 50 बच्चे जो उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, चाहे उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया नहीं लिया उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो उपस्थित थे, तो 50 के 50 को मिठाई बांटी गई। ऐसी स्थिति, और ऐसी स्थिति में यहां पर इसे डिफाइन क्लॉज कहा जाएगा, इसे नॉन डिफाइन क्लॉज हम लोग कह देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बात हो रही है। 3 से 4 बार अलग अलग विधि से समझा चुका हूं। आई होप ये 50-30 50-50 तो आप समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट है डिफाइनिंग क्लॉज, यानी कि डिफाइनिंग क्लॉज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद नॉन डिफाइनिंग क्लॉज पढ़ेंगे। जब व्यक्तियों के साथ में आता है तो किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो हु या दैट कर्ता सब्जेक्ट के बाद में लग जाता है, यानी कि पहले सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद में या तो हु आ जाएगा और या फिर दैट आ जाएगा। सामान्यतः अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो पहली प्राथमिकता हु को देना, अगर हु ऑप्शन में ना हो तो सेकंड प्रायोरिटी दैट को देना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। द बॉय हु टॉप द क्लास वॉज अवॉर्डेड। तो यहां पर हो क्या रहा है, एक बार पहले मेरी बात समझ लो। यहां पर हम किसी का परिचय देने का, किसी का विशेषण बनाने का, किसी के बारे में विशेषता बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मूल वाक्य हम लोग एक बार देखेंगे और मूल वाक्य के बीच में आने वाला विशेषणात्मक वाक्य या विशेषणात्मक क्लॉज जो है, विशेषण क्लॉज जो है, उसको देखेंगे। अब तक हमने जितनी बात समझी वो फंडामेंटल थी, वो बिल्कुल बेसिक था, एक डेफिनेशन थी। अब हम डेफिनेशन पे बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम में काम कैसे होगा। ठीक है, इसके बारे में बात होगी। अब यहां पर बात क्या है, मेरा मूल वाक्य था द बॉय वॉज अवॉर्डेड, उस लड़के को पुरस्कार दिया गया या अवार्ड दिया गया। किस लड़के को, कौन सा लड़का, मैं तो जानता ही नहीं हूं, किसके बारे में बात हो रही है, किसको दिया। उस लड़के का विशेषण बताओ जो उस लड़के को बाकी लड़कों से अलग करता हो। उस लड़के का कोई विशेषण बताओ जो विशेषण उस बालक को, उस लड़के को बाकी बालकों से, बाकी लड़कों से अलग करता हो। तो किसी ने बोला लड़के का सर विशेषण तो बता दूं, लेकिन विशेषण अगर वाक्य के या वाक्यांश के रूप में बताऊं चलेगा क्या? हाँ चलेगा, बताओ। बोले चलो सर ठीक है, आपको विशेषण उपवाक्य में दे देता हूं, एक विशेषण उपवाक्य दे देता हूं आपको। दे भाई विशेषण उपवाक्य दे। ये रहा विशेषणवाची उपवाक्य, ये है हमारा विशेषण उपवाक्य, जिसमें हु जो है हमारी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, टॉप द क्लास जो है हमारे प्रेडिकेट की तरह काम कर रहा है। अब ये हु जो है ये किसको दर्शा रहा है? द बॉय को दर्शा रहा है। और क्योंकि द बॉय हमारा एक व्यक्ति है, इसलिए द बॉय के लिए हम लोग हु का इस्तेमाल करेंगे और हु के ना होने पर दैट का इस्तेमाल करेंगे। बोलो हाँ कि ना, बात समझ में आई? द बॉय वॉज अवॉर्डेड, बच्चे, उस लड़के को पुरस्कार दिया गया। कौन से लड़के को? अरे जिसने क्लास में टॉप किया था। अब बताओ कि जिसने क्लास में टॉप किया था, इस लड़के की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है सर। बॉय जो है व्यक्ति है कि नहीं है, इंसान है कि नहीं है? है सर। तो इंसान के लिए व्यक्तियों के साथ क्या लगता है? हु या दैट लगता है, कर्ता से पूर्व। तो यहां पर हु या दैट लग गया कर्ता के, सॉरी कर्ता के बाद, गलती से बोल दी, इससे पूर्व कर्ता होता है ना, एंटेसिडेंट बनेगा ना पूर्ववर्ती। तो कर्ता के जस्ट बाद में बताओ हु या दैट लगाया कि नहीं लगाया? तो हु लगा लिया क्योंकि व्यक्ति था। आई बात समझ में? इस तरीके से इन वाक्यों का निर्माण होता है। लेकिन ऑल आ जाए, एवरीवन आ जाए, एवरीबडी आ जाए, नो वन आ जाए, नोबडी आ जाए, दोज आ जाए, ये सारे के सारे भी व्यक्ति हैं, ये सारे के सारे भी व्यक्ति हैं। लेकिन ये सारे के सारे अननोन व्यक्ति हैं, हम में से कोई जानता नहीं है इन्हें, हम में से कोई इन्हें जानता नहीं है। तो इनके बाद में हु की जगह दैट भी यूज होता है, दैट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है देखते हैं। हु या हुम या दैट क्रिया के कर्म या ऑब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है हुम अथवा हु या दैट का प्रयोग करेंगे क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इस बारे में लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बात हुई है कि भाई क्रिया का ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है।
क्रिया का ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, इस पे बहुत विस्तार में चर्चा हुई है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में, तब कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा था तो सब्जेक्ट के बाद आया। पिछले में क्या बता रहा था, सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा था। अब किसकी विशेषता बताएगा, अब ऑब्जेक्ट की विशेषता बताना शुरू कर देगा। ठीक है, द बॉय इज माई फ्रेंड। मैं तो देखो, मेरी पता नहीं क्यों आदत है, किसी भी वाक्य में कितनी भी ज्यादा जानकारी हो, कितने भी ज्यादा वर्ड्स हो, कितने भी एडजेक्टिव लगे हो, एडवर्ब लगे हो, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगे हो, एडवर्बियल फ्रेज लगे हो, मैं वो सब पढ़ता ही नहीं मैं, मेरा मतलब ही नहीं। जब तक मुझे अपना मूल वाक्य नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं कभी नहीं पता लगा पाऊंगा कि उसमें एडिशनल चीजें क्या हैं। और जब तक मुझे यह पता नहीं है कि मूल वाक्य क्या है और एडिशनल अतिरिक्त चीजें क्या है, तो वो अतिरिक्त चीजें क्या हैं, मैं उसका भी पता नहीं लगा पाऊंगा। जो विद्यार्थी इसको पूरा एक बार में पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे, वो गलती करेंगे, वो मिस्टेक करेंगे, वो फंसते चलेंगे। ये क्या है, ये क्या आ गया, ये यहाँ क्यों है, ये यहाँ पे क्या है, वो फंसते चलेंगे उसमें। हमें फंसना नहीं है। हमारा मूल वाक्य क्या है, हमारा मूल वाक्य है द बॉय इज माई फ्रेंड। वह लड़का मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त है, दोस्त, अरे भाई कौन दोस्त, तो माई फ्रेंड क्या है, माई फ्रेंड यहां पर एक तरीके से ऑब्जेक्ट है। माई फ्रेंड यहां क्या है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह तो इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही तो है। तो माई फ्रेंड मेरा एक नाउन है। अब इस नाउन की मुझे विशेषता बतानी है कि भैया कौन मेरा दोस्त, क्या है तेरा ये दोस्त, किस दोस्त की बात कर रहा है। तो जैसे ही दोस्त कौन क्या कैसे इस पर प्रश्न बना, वैसे ही एक और विशेषण आ गया, जिससे तुम कल मिले थे। वह लड़का मेरा दोस्त है। कौन सा लड़का, अरे जिससे कल तुम मिला था। अब दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं और जिससे कल तुम मिले थे, ये वाक्य बोलते ही वो लड़का जिससे कल मैं मिला था वो बाकी लड़कों से अलग हो गया और उसका विशेषण की तरह काम करने लगा ये वाक्य। और ये क्या है, मेरा क्लॉज है। तो क्या बना, whom you met yesterday, जिससे कि कल तुम मिले थे। तो जब भी हमें किसका बताना होता है, ऑब्जेक्ट का बताना होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताना होता है कि ऑब्जेक्ट का क्रिया के कर्म के रूप में अगर हमें प्रयोग में लाना होता है, ऑब्जेक्ट की तरह हमें इसका प्रयोग करना होता है, तो हम whom का प्रयोग प्राथमिकता से कर लेते हैं। ठीक है, whom बहुत फॉर्मल होता है, जबकि who या that जो है बोलचाल की सामान्य भाषा में प्रयोग होते हैं। अब बात ये आती है कि हम who या that का प्रयोग करें या whom का प्रयोग करें, तो क्योंकि हम लोग ग्रामर के स्टूडेंट हैं, बोलचाल के विद्यार्थी नहीं है, यहाँ इंग्लिश कम्युनिकेशन की या क्या बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है, यहाँ इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है। इट्स नॉट स्पोकन इंग्लिश, इट्स इंग्लिश ग्रामर। तो जब ग्रामर की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पर हम किसकी बात करेंगे, हम लोग whom की बात करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मल है। यहां पर क्या लिखा गया, whom बहुत फॉर्मल होता है। हाँ फॉर्मल होता है, हमें फॉर्मल ही चाहिए क्योंकि हमें मार्क्स लाने हैं एग्जाम में। हमें कौन सा वहां एग्जामिनर से बातें करनी है बैठ करके कि और बताओ सर कैसे हो, कॉपी वॉपी चेक करते टाइम दिमाग खराब नहीं होता ऐसी कॉपियां पढ़ के। हम कौन सा एग्जामिनर से बातें करने बैठ रहे हैं वहाँ, हमें तो मार्क्स ही तो चाहिए, तो हमें तो फॉर्मली ही लिखना है। बोलचाल की भाषा में हूँ या दैट बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है। हमारी बोलचाल है ही नहीं एग्जामिनर्स, हम नाराज है एग्जामिनर्स, नहीं करनी हमें बोलचाल। काहे की बोलचाल है, वो अपने घर में खुश है, हम अपने घर में खुश हैं, कोई बोलचाल नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो whom जो है बहुत ही फॉर्मल होता है और हमें whom का ही इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए। इसीलिए मैंने whom को वहां पर मार्क भी करा कि भाई whom अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बने और ऑब्जेक्ट पे आपको बनाना हो तो हमेशा whom का प्रयोग करो। whom या that जो है प्रीपोजिशन के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। whom या that का प्रयोग किसके साथ हो जाता है, प्रीपोजिशन के साथ भी हो जाता है। कैसे हो जाता है, द स्टूडेंट इज माई फ्रेंड, द स्टूडेंट विथ whom इज माई फ्रेंड की जगह मैंने क्या पढ़ा, केवल द स्टूडेंट इज माई फ्रेंड पढ़ा। क्या पढ़ा, द स्टूडेंट इज माई फ्रेंड पढ़ा। अब जरा विथ whom के साथ इसको अगर मैं जोड़ने का प्रयास करूं कि जिसके साथ वह स्टूडेंट जिसके साथ है वह मेरा दोस्त है। whom with का मतलब जिसके साथ वह है वह मेरा फ्रेंड है, यानी वो विद्यार्थी जिसके साथ खड़ा है ना, वो विद्यार्थी जिसके साथ खड़ा है वो मेरा फ्रेंड है। बात समझ में आ रही है।
एक स्टूडेंट खड़ा है, उसके पास में कोई एक और इंसान खड़ा है। अब वो जो एक और इंसान खड़ा है ना स्टूडेंट के अलावा, वो मेरा फ्रेंड है, और मेरे फ्रेंड के साथ वो स्टूडेंट खड़ा है। यहां पर ये भाव बनेगा। हुम बहुत ही फॉर्मल है, दैट के बाद प्रीपोजिशन क्लॉज के अंत में यूज किया जाता है, या क्लॉज के अंत में यूज की जाती है प्रीपोजिशन। तो हुम बहुत ही फॉर्मल है, हमारे लिए केवल इतना ही काफी है कि हुम बहुत ही फॉर्मल है। धन्यवाद बताने के लिए हमें हुम ही चाहिए। यहाँ पे भी हम किसका प्रयोग करेंगे? हुम का प्रयोग ही करेंगे। दैट के बाद प्रीपोजिशन क्लॉज के अंत में यूज किया जाता है। तो हाँ ठीक है, आप चाहो तो दैट इज माय फ्रेंड भी कर सकते हो बोलचाल की भाषा में, लेकिन मुझे पता है किसी की इच्छा नहीं होती क्लॉजेस का इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश में बात करने की। रीजन कि वैसे ही ढंग से बात हो जाए तो बहुत है, यहाँ पे क्लॉजेस का इस्तेमाल करने और कौन बैठेगा, वो वाली बात आ जाती है। हुज संबंध कारक के रूप में, हाँ हुज का मतलब होता है जिसका या जिसके। क्या होता है हुज का मतलब? जिसका, जिसकी अथवा जिसके, इस अर्थ में हम इनका प्रयोग देखते हैं। तो पता है यहां पर मैं ये बोलता तो है जिसका, जिसकी, जिसके, लेकिन मेरे कानों में क्या आवाज पहुंचती है? का, के, की। अरे जिसकी की मात्रा देख लेना भाई, की छोटी बड़ी गलत हो तो सही कर लेना, ठीक है। तो यहां पर हुज जो है वो संबंध कारक के रूप में इस्तेमाल होता है। और संबंध कैसे बताते हैं? जिसका, जिसके, जिसकी के रूप में बताते हैं। लेकिन का, के, की का जो रूप है वो संबंध वाचक होता है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो तीनों में हमें सुनाई क्या देगा? का, के और की, केवल इतना ही सुनाई देगा। गणेश हुज फादर इज अ कारपेंटर। गणेश जिसके पिता, अब इसको डायरेक्ट मत पढ़ना, गणेश फादर इज अ कारपेंटर, गणेश पिता एक कारपेंटर है, कोई अर्थ ही नहीं बनेगा। क्योंकि संबंध जब तक इसका संबंध इससे स्थापित नहीं करोगे, इसका संबंध इससे स्थापित नहीं करोगे, वाक्य का निर्माण नहीं होगा। गणेश हुज फादर इज अ कारपेंटर, गणेश जिसके पिता एक कारपेंटर हैं, एक खाती का काम करने वाले व्यक्ति हैं। जब इस तरीके से हम लोग वाक्य देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा नाउन आ गया, रिलेटिव क्लॉज आ गया, और दोनों को जोड़ने के लिए हमने किसका इस्तेमाल कर लिया? हुज का इस्तेमाल यहाँ पर हमने इन दोनों को जोड़ने के लिए किया है। और हुज का तात्पर्य क्या है? का, के, की के अर्थ में है, जो कि हमें क्या बताएगा? संबंध बताएगा। और क्योंकि आगे गणेश है तो मैं कहूंगा जिसके, हिंदी में तो सम्मान देते हुए कहेंगे ना, गणेश जिसके पिताजी एक कारपेंटर है। जिसका पिता एक कारपेंटर है, ऐसे बोलना थोड़ा अपमानजनक लगता है। जिसके पिताजी एक कारपेंटर है, ऐसा हम लोग कहते हैं, है ना। देखो शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है, शब्दों का बहुत तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। जैसे कि इंग्लिश में सामान्यतः हम कहते हैं मम्मी और पापा, ऐसा ही बोलते हैं ना। मदर फादर तो कोई बोलता नहीं होगा, मम्मी पापा ऐसे ही बोलते हैं। और ऐसे ही मम्मी को प्यार से कहा जाता है माँ। और जब भी आप अपनी मम्मी को प्रेम पूर्वक माँ कह के पुकारेंगे ना, पुकारते हैं, या आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए जिनके लिए कॉमन नहीं हो, जो सामान्यतः मम्मी बोलते हो, वो कभी बोल के देखना, माँ, माँ आप क्या कर रहे हो, माँ आप कहाँ गए थे, माँ आपने खाना खा लिया क्या। उनको बड़ा सुकून मिलता है, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके मन से आशीर्वाद निकलता है। लेकिन जैसे मम्मी और पापा एक जोड़ा है, वैसे ही माँ के साथ एक और जोड़ा आता है जिसको हम कहते हैं ये। तो यहां तो ये प्रेम का जो माँ का जो प्रेम है वो दिखाई देता है। इसको इसमें चेंज करने की कोशिश मत करना, नहीं तो पिताजी की क्रूरता भी देखने को मिलेगी। मम्मी को माँ कह करके और पुकार लेना बहुत अच्छा लगता है। माँ आप कैसे हैं, माँ आप क्या कर रहे हैं, तो मम्मी का माँ बन गया, माँ का दिल भी प्रसन्न हो गया। और माँ के जैसे मम्मी के साथ जोड़े में पापा आता है, वैसे माँ के साथ जोड़े में क्या आता है? इस शब्द का कभी प्रयोग मत करना कि आप ये कहते हुए अपने पिता को संबोधित कर रहे हैं, आप कैसे हैं, आपका दिन कैसा रहा। आप जैसे ही कहेंगे ना कि डैश आप कैसे हैं, तो ये डैश वाले व्यक्ति कहेंगे मेरी लठ लेके आ, मैं बताऊं तेरे को मैं कैसा हूं। मैं कैसा हूं वो छोड़, तू आज से ठीक नहीं रहेगा है। तो ध्यान रखना, जब जब चलेगा तब तब मुझे याद करेगा, तेरे गोड्डे तोड़ूंगा आज मैं। तो एक हंसी मजाक की बात है कि कितना मतलब विचित्र बात है कि मम्मी पापा माँ बाप किस तरीके से जोड़े में ये दोनों शब्द बने हुए हैं, लेकिन मम्मी को माँ कहना और पापा को इस शब्द से संबोधित करना कितना गलत हो सकता है, कितना पीड़ादायक हो सकता है ना। तो ये भी एक विचित्र सी बात है। जैसे कि एक अपन ने पहले भी एक बार इसी बारे में एक बात की थी कि डेट और तारीख है, यूपी के लड़के
कौन डेट पे जा रहा है, कौन तारीख पे जा रहा है। तो डेट और तारीख का तात्पर्य तो एक ही है, लेकिन भाषा बदलते ही अर्थ भी बदल गया। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हम लोग का सेकंड बात कर रहे हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के बारे में, कि वस्तुओं के लिए जब इस्तेमाल हो, अब तक हमने बात की व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल हो तो कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, वस्तुओं के लिए अगर इस्तेमाल होता है तो कैसे इस्तेमाल होता है। विच या दैट हम लोग कर्ता के बाद में प्रयुक्त करते हैं। विच या दैट का प्रयोग किसके बाद में किया जाता है, कर्ता के बाद में किया जाता है। जैसे हाउस क्या है, एक वस्तु है, और उसके बाद में आ गया विच। जैसे कि राम एक व्यक्ति है और उसके बाद में आ गया हु। सेम तरीका, राम की विशेषता बताने वाला वाक्य यहां आ गया और वस्तु की विशेषता बताने वाला वाक्य यहां आ गया। यही हुआ, राम हु इज माई ब्रदर, तो राम की पहचान हो गई उसकी विशेषता बता के कि राम जो कि मेरा भाई है। द हाउस इज मॉडर्न इज कॉस्टली, ठीक है, तो यानी कि जो घर जो बहुत ही मॉडर्न है वो बहुत ही महंगा है। तो विच इज मॉडर्न, क्या बनेगा यहां वाक्य, द हाउस विच इज मॉडर्न इज कॉस्टली। इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। किस तरीके से इसका प्रयोग करना है, द हाउस विच इज, अब यहां विच क्यों लगा, क्योंकि हाउस एक वस्तु है, और जब वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु वाले ही हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से इस्तेमाल करेंगे, वस्तु वाले इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बनेगा वाक्य हमारा, द हाउस इज कॉस्टली। मेरा मूल वाक्य तो इतना ही है, द हाउस इज कॉस्टली, मकान बहुत महंगा है। अरे कौन सा मकान बहुत महंगा है, विच इज मॉडर्न, जो कि आधुनिक तरीके से बना है, तो महंगा पड़ेगा ही, फिर महंगा हो गई। तो द हाउस विच इज मॉडर्न, वह घर जो कि मॉडर्न है, आधुनिक है, इज कॉस्टली, वह मकान बहुत ही महंगा है। मूल वाक्य क्या था, मकान महंगा है। उसके अंदर मकान का जब परिचय या विशेषता बताने की बारी आई तो हमने क्या बोल दिया, विच इज मॉडर्न, जो कि आधुनिक है, मॉडर्न है, वह वाला मकान महंगा है। इस तरीके से हम लोग रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। विच अधिक फॉर्मल है, हमें फॉर्मल ही चाहिए। विच या दैट क्रिया के कर्म को या ऑब्जेक्ट के रूप में जब इस्तेमाल हो, तो अब यहां पर देखिए, ऑल द फ्रूट्स ईटन बाय एनिमल्स, ये मेरा मूल वाक्य है। मूल वाक्य कितना है, ऑल द फ्रूट्स, सारे जो फ्रूट थे, ईटन बाय एनिमल्स, जानवरों के द्वारा खा लिए गए। तो भैया कौन से फ्रूट का उत्तर देने के लिए आ गया हमारा सीधा सा हिसाब, कौन से फ्रूट, दैट फॉल आर, जो कि गिरे हुए थे। यानी कि ऐसे सारे फ्रूट्स जो कि गिर गए थे वो सारे के सारे जानवरों के द्वारा, पशुओं के द्वारा खा लिए गए। ये हमारा रिलेटिव क्लॉज यहां पर बनेगा। फ्रूट्स था तो वहां पर हमने क्रिया के कर्म को बताया, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में बता रहे हैं हम लोग बात, तो वहां पर हम किसकी तरह इस्तेमाल कर लेंगे, दैट का इस्तेमाल करके। विच फॉल आर भी हो सकता था, या जरूरी नहीं है आप दैट ही लगाएं, विच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑल, एवरीथिंग, लिटिल, मच, नन, नो, सुपरलेटिव्स के बाद दैट का प्रयोग करें। यानी कि ये एक रूल है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट में दैट आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, लिटिल आ जाए, मच आ जाए, नन आ जाए, नो आ जाए, सुपरलेटिव के साथ में, सुपरलेटिव डिग्री सभी लोग जानते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज कौन सी होती है, गुड, पॉजिटिव, बेटर, कंपेरेटिव, बेस्ट, सुपरलेटिव, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट, सुपरलेटिव, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री। ये सारी की सारी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, उनके साथ में दैट का प्रयोग किया जाता है। विच या दैट का प्रयोग हमें करना है कहां, प्रीपोजिशन के कर्म यानी ऑब्जेक्ट के रूप में। वो लास्ट लेक्चर वाली बात आ गई, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। द ब्रांच, वह शाखा, ऑन विच, जिस पर, यू आर सिटिंग, बैठे हो। अब ये एक वाक्य हो गया, ये पूरा एक भाग है। इज थिन, मेरा मूल वाक्य क्या है, द ब्रांच इज थिन, वो शाखा बहुत ही पतली है। कौन सी शाखा बहुत ही पतली है, ऑन विच यू आर सिटिंग, जिस पर तुम बैठे हो, है ना। कालिदास वाला काम मत करो कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। तो काटो चाहे मत काटो, पतली है तो वैसे ही टूट के गिरोगे, टूट जाएगी तुम्हारे वजन से तो नीचे गिर जाओगे। तो द ब्रांच ऑन विच यू आर सिटिंग, वह ब्रांच बहुत ही पतली है। कौन सी ब्रांच, ऑन विच यू आर सिटिंग, जिस पर तुम बैठे हो। हुज संबंध कारक के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है, द रूम हुज इंटीरियर इज फाइन इज माइन, वह कमरा जिसका इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर की सजावट
बहुत ही फाइन है, बहुत ही अच्छी है, इज माइन, वह मेरा है। अब सीधी सी वाक्य अगर बनाऊंगा तो क्या बनेगा, द रूम इज माइन, वह कमरा मेरा है। कौन सा कमरा मेरा है, जिसका इंटीरियर बहुत ही फाइन है, जिसका इंटीरियर बहुत ही अच्छा है। थर्ड हम बात कर रहे हैं यहां पर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के बारे में। तो अब तक हमने बात की किसके बारे में, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में बात की। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम किसके बारे में करेंगे, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर हमें क्या देखना है, व्यक्तियों का नाम के लिए हु या कर्ता के लिए कॉमा अवश्य लगाएं। बात कर ली थी, कॉमा से ही सारी चीज पता चलेगी, वरना पता नहीं चलेगा। द बॉय, वह लड़का, हु इज इन रेड शर्ट, जो कि रेड शर्ट में है, इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो यहां पर द बॉय इज माई ब्रदर मूल वाक्य बनेगा, वह लड़का मेरा भाई है। कौन सा लड़का, जो कि रेड शर्ट में है, जिसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है, वह मेरा भाई है। ऐसे ही हुम जो है वो कर्म के लिए लग जाएगा। बिल्कुल गाइस वही बातें करेंगे जो कल के लेक्चर में हुई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले हुई है, वापस वही सारे के सारे फंडामेंटल्स, वही सारे के सारे रूल्स जो हैं फिर से रिपीट होंगे, फिर से अप्लाई होंगे। इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। बस ये ध्यान रखना कि डिफाइनिंग जो हमारा है वो कौन सा है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कौन सा है, नॉन डिफाइनिंग कौन सा है, बस उतना पता होना चाहिए। बाकी दैट कहाँ लगना है, विच कहाँ लगना है, ये अपने आप हाथ चलेगा। क्योंकि अपने आप अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि व्यक्ति हुए तो हु या दैट लगा लो, वस्तु हुई तो विच लगा लो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हुआ तो वहां पर हमारा हुम लग जाएगा, और अगर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर इस्तेमाल करना है, हुज का इस्तेमाल करना है, या जो भी इस्तेमाल करना है वो उस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, मूल वाक्य क्या है मेरा, द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, वह विद्यार्थी बहुत ही बुद्धिमान है। कौन सा विद्यार्थी, whom I praised, जिसकी मैंने प्रशंसा की थी। आई नो मोहन, मैं मोहन को जानता हूं। whom you have given your car, जिसे तुमने अपनी कार दी थी। ठीक है, तो आई नो मोहन, यहां पर पूरा वाक्य बन गया आई नो मोहन, ये हमारा पूर्ण वाक्य है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं। मैं मोहन को जानता हूं, मैं मोहन को जानता हूं। अब यहां पर मोहन क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए पूरा वाक्य आ गया, whom you have given your car, जिसे तुमने अपनी कार दी थी। तो कर्म के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इस वाक्य में मैं सीधा बोलूं कि ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म, और ये पूरा का पूरा वाक्य किसकी विशेषता बता रहा है, कर्म की विशेषता बता रहा है। whom you have given your car, जिसे तुमने अपनी कार दी थी, किसे, मोहन को। तो मोहन को तुमने अपनी कार दी थी, तो यहां पर ये पूरा का पूरा वाक्य किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको दर्शा रहा है, मोहन को दर्शा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है। whom जो है वो प्रीपोजिशन के कर्म यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप के लिए किस तरीके से आता है, जब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। माई वाइफ, मेरी पत्नी, फॉर whom, जिसके लिए, आई बॉट अ गिफ्ट, मैंने तोहफा खरीदा, इज अ स्टाउट लेडी, स्टाउट का मतलब होता है थोड़ी सी मजबूत, है ना। तो मेरी पत्नी जिसके लिए मैंने तोहफा खरीदा था वह एक बहुत ही मजबूत महिला है। तो माई वाइफ इज अ स्टाउट लेडी, मूल वाक्य यह है। फॉर whom, जिसके लिए, आई बॉट अ गिफ्ट, मेरा क्या बन जाएगा, यहां पर ये मेरा रिलेटिव क्लॉज बन जाएगा। नेक्स्ट है हुज, जो है संबंध कारक के रूप में कैसे काम करता है। अब यहां पर यह गलती मत करना कि भाई आप इस वाक्य को का के की के अर्थ में ना देखें, आप इसे का के की के अर्थ में अवश्य देखना। ठीक है, सुधा इज अ टीचर, सुधा कौन है भाई, तो सुधा एक टीचर है, सुधा एक टीचर है ना। अब सुधा का क्या है, एक संबंध है किससे, उसके बेटे से। कौन सा संबंध होगा सुधा का और उसके बेटे का, सुधा का और उसके बेटे का क्या संबंध है, माँ बेटे का संबंध है। संबंध बताने के लिए हुज का प्रयोग करना है। ये लो साहब, हमने संबंध बताने के लिए हुज का प्रयोग कर लिया, जैसे कि यहां पर कहा गया है। तो सुधा जिसका बेटा एक डॉक्टर है, जिसका बेटा एक डॉक्टर है, वह क्या है, वह स्वयं एक टीचर है। तो यहां पर सुधा की विशेषता नहीं बताई गई, सुधा के बेटे की विशेषता बताई गई कि उसका बेटा क्या है, एक डॉक्टर है। और उसके बाद में उसके बेटे का संबंध सुधा से स्थापित किया गया कि भाई सुधा के बेटे की बात हो रही है, और संबंध स्थापित करने के लिए हुज का प्रयोग यहां पर कर लिया गया। इस तरीके से समझो इसे। सुधा एक टीचर है।
अब सुधा का एक संबंध वाला है, एक संबंधी है उसका बेटा, उसका सन है। अच्छा, उसका सन क्या है? एक डॉक्टर है। अब यहां पर बात यह आ गई कि सुधा जिसका बेटा एक डॉक्टर है इज अ टीचर, वह एक टीचर है। तो टीचर कौन है? टीचर तो सुधा है और उसका बेटा एक डॉक्टर है। तो यहां पर सुधा का संबंध बताया गया उसके बेटे से कि भाई सुधा जिसका बेटा, तो सुधा का माँ और बेटे का संबंध हो गया, वह एक डॉक्टर है। इस तरीके से इस वाक्य को देखा जाएगा, है ना, या इस तरीके से इसे देखना चाहिए। चलिए गाइस, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के बारे में, जो वस्तुओं के लिए या वस्तुओं के अर्थ में प्रयोग होता है। जब वस्तुओं के लिए आएगा तो कैसे प्रयोग करेंगे? तो वही प्रयोग करेंगे जो पहले किया है, विच का प्रयोग। विच आ जाएगा कर्ता के लिए, जैसे कि स्टिक जो है यहाँ पर क्या है? एक छड़ी या लकड़ी के लिए आ रहा है कि भाई छड़ी जो है या लकड़ी जो है उसके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पर छड़ी या लकड़ी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात होगी? छड़ी या लकड़ी के बारे में बात होगी। द स्टिक हैज ब्रोकन, वह लकड़ी जो है वह क्या हुआ? टूट चुकी है। अरे कौन सी लकड़ी? विच वॉज थिन, जो कि पतली थी। जब भी कौन सा, कौन सी, कैसा, कैसी, ये सब पूछोगे ना तो अपने आप ये वाले वाक्य आ जाएंगे, एडवर्ब वाले, ठीक है। विच जब कर्म के लिए आता है, कर्म का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट के लिए आता है। जब भी इसका प्रयोग किसके लिए होता है? ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, वस्तु का। तो शी गेव मी दिस बुक, उसने मुझे यह किताब दी। और ये किताब जो है ना, ये वाली किताब, ये किताब विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही रुचिकर थी। अब क्या रुचिकर थी? शी रुचिकर थी कि किताब रुचिकर थी? शी, वह लड़की रुचिकर थी या किताब रुचिकर थी? वैसे रुचि हमारी एक स्टूडेंट भी है। तो शी या बुक किसके लिए कह रहा है? विच इज इंटरेस्टिंग। शी इज नॉट इंटरेस्टिंग। उसने जो किताब दी है ना, वो किताब इंटरेस्टिंग है बेटा, है ना। किताब का विशेषण है कि किताब इंटरेस्टिंग है, शी इंटरेस्टिंग नहीं है। होम प्रीपोजिशन के कर्म में, यानी कि जब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल होता है। द फॉरेस्ट, वह जंगल, वॉज थिक, बहुत ही घना था। वह जंगल कैसा था? बहुत ही घना था। कौन सा जंगल? थ्रू विच वी वेंट, जिसके माध्यम से या जिसके बीच से हम लोग गुजरे थे या जिसके बीच से हम लोग गए थे, वह जंगल बहुत ही घना था। हुज या ऑफ विच संबंध के रूप में आह, संबंध आया तो का के की आएगा, काका काकी के की आएगा, का के की आना ही है, संबंधवाचक है तो अर्थ में कहीं ना कहीं का के की तो मिलेगा। द कार इज माइन, क्या है मूल वाक्य? द कार इज माइन, वह कार मेरी है। अजी कौन सी कार? हुज टायर इज पंक्चर, जिसका टायर पंचर हो गया। बोलने में अजीब लग रहा है ना। वह कार मेरी है, बड़ा चौड़ा होके कहा वह कार मेरी। अरे कौन सी कार? जिसका टायर पंचर हो गया वाली कार। तो वह कार मेरी है जिसका टायर जो है पंक्चर है। इस तरीके से जब हम कहते हैं कि भाई मेरा और उस कार का एक संबंध है, कौन सा? स्वामित्व का संबंध है कि भाई मैं मालिक हूं उस कार का। कौन सी कार का? जो पंचर हो गई उस वाली कार का मैं मालिक हूं। इस तरीके से जब हम बताएंगे तब हम इसका प्रयोग यहां पर करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स का इस्तेमाल ध्यान से सुन लेना। व्हेन समय के लिए, वेयर स्थान के लिए, और वाई कारण के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 बार बोल लो फटाफट से, 5 बार बोल लो, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। चलो फटाफट 5 बार बोलो। व्हेन समय के लिए, वेयर स्थान के लिए, वाई कारण के लिए। व्हेन समय के लिए, वेयर स्थान के लिए, वाई कारण के लिए। व्हेन समय के लिए, वेयर स्थान के लिए, वाई कारण के लिए। व्हेन समय के लिए, वेयर स्थान के लिए, वाई कारण के लिए। व्हेन समय के लिए, वेयर स्थान के लिए, वाई कारण के लिए। व्हेन समय के लिए, वेयर स्थान के लिए, वाई कारण के लिए। मेरे 5 बार हो गए, मेरे हो गए। आई एम डन विथ 5 टाइम्स। फटाफट से आपका भी कर लो, आगे बात करें। चलिए, इट वॉज मॉर्निंग वेन ही केम हेयर। अब देखो वेन किसको दर्शा रहा है? यहाँ समय को दर्शा रहा है। और मॉर्निंग क्या है? एक समय को सूचित करने वाला शब्द है। तो सुबह का समय था जब वह यहाँ आया। यहाँ वैन का मतलब कब नहीं है, यहाँ वैन का मतलब क्या है? यहाँ वैन का मतलब है जब या जिस समय। दिस इज विलेज वेयर एवरीबडी इज लिटरेट। ये ऐसा गांव है जहां पर सभी लोग शिक्षित हैं। तो वेयर किसके लिए आया? विलेज के लिए। और विलेज क्या है? स्थानवाचक शब्द है, किसी भी स्थान का नाम हो सकता है विलेज। तो जहां पर हम कहेंगे कि जहां का इस्तेमाल जब किया जाए तब वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। आई डोंट नो वाई ही गॉट लेट। मुझे नहीं पता जिस कारण से वह लेट हो गया है, जिस वजह से वह लेट हो गया। तो जिस कारण से, जिस वजह से या जिस लिए वह लेट हो गया, ऐसा भी कह देते हैं कई बार। जिस लिए अथवा कारण
अथवा वजह है, ठीक है, इत्यादि के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आई डू नॉट नो, आई डोंट नो वाई ही गॉट लेट, रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए वाई का प्रयोग यहां पर किया गया। बोलो हाँ कि ना। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब क्या ही आप लोगों को आज होमवर्क दूं। होमवर्क आज यही है कि एक्सरसाइज नंबर कितना 7 तक था ना, एक्सरसाइज नंबर 7 तक का काम कल कंप्लीट चाहिए, क्योंकि कल के लेक्चर में आते ही स्टार्टिंग में, वेरी स्टार्टिंग में आते ही आप लोगों को सीधा फिर से होमवर्क मिलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आज आपने ऐसा किया क्यों। मतलब ठीक है, आपको उत्पाद सूझी वो तो ठीक है, लेकिन इतनी उत्पाद कि एक्सरसाइज नंबर 2 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 7 तक 6 एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहे हैं आज हमसे। बेटा एक दिन में नहीं करवा रहा हूं ना, एक दिन में नहीं करवा रहा हूं। सैटरडे आज है जब आपका लेक्चर आया, आज सैटरडे को आपका लेक्चर आया। अब अगला लेक्चर जो है आपका सीधा कब आएगा, अब अगला लेक्चर आपका आएगा मंडे को। मुझे लगा कि बच्चे क्या है संडे को मिस करेंगे, मुझे मैं कहा मिस ना करें, एक्सरसाइज करें, ज़्यादा बेहतर है। तो सैटरडे संडे मिला करके आपको 5 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इट्स नॉट अबाउट 1 डे, इट्स अबाउट 2 डेज। और जैसा कि आज आपको पता चली गया होगा कि आंसर आपको कब मिलेंगे, अब बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि आंसर कब मिलेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके स्टार्टिंग में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। इसलिए प्लीज़ जब मंडे को आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उससे पहले आपके सारी की सारी एक्सरसाइज सभी लोगों की सॉल्व होनी चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मैं पता लगा सकूं कहाँ किसको क्या समस्या आ रही है, ताकि उस बारे में भी सीरीज़ के दौरान ही बात हो जाए। बाद में अलग से प्रॉब्लम क्लासेस का दिक्कत आपको भी नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी। Thank you very much. I'll see you soon in my next lecture. Till that, take care of yourself. Bye bye. I'll see you soon.